Hello and welcome to my YouTube channel and welcoming you all to the part 2 of Budget and Economic Service session. Those who have directly joining this session must know that कि part 1 of the session has already been released on Monday, जहाँ पे already मैं 25 questions covering 25 different themes from this year Budget and Economic Survey discuss कर चुकी हूँ. Now comes the part 2 where I will be discussing the remaining questions so that हमारा Budget and Economic Survey कंप्लीट हो जाए. उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी दैट जितना मैं यहाँ पे करवा रही हूँ मेक श्योर आप उतना करके जाओ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर दीज 2 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कवर टू कवर. हर स्कीम को आप कवर नहीं कर सकते, हर डेटा को आप मेमोराइज नहीं कर सकते. तो वी हैव टू डेफिनेटली पुट अ फुल स्टॉप कि हमको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना और कौन सी ऐसी थीम्स है जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है एंड कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, एंड हेंस the utility of this session comes into picture. So now without wasting time, let's start with the 26th question जिसमें 3 portals के नाम दिए हुए हैं and then you have to match कि इन portals का क्या function है. So talking about the UVIN, E-संजीवनी पोर्टल एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. सामने 3 फंक्शंस दे रखे हैं इसके. तो यूविन के आगे लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ई संजीवनी के आगे लिखा हुआ है डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन सर्विसेज कनेक्टिंग पेशेंट्स एंड डॉक्टर वर्चुअली. इन तीनों को मैच करना है कि इनके राइट सामने फंक्शंस क्या हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द how do we answer such questions. So even if मान लीजिए आपने यूविन के बारे में नहीं सुना, जबकि यूविन की अगर हम बात करें तो इट गॉट वेरी फेमस ड्यूरिंग इट गेन लॉट ऑफ प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द कोविड टाइम कि कितने बच्चे जो है उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है. ई संजीवनी आपको क्या प्रोवाइड करता है? मेडिकल सर्विसेज ओवर टेलीफोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब डिजिटल मीडियम से. सो ई संजीवनी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन सर्विसेज. तो सेकेंड विच इज ई संजीवनी, उसका आंसर हो गया सी. यूविन हो गया, आंसर हो गया बी. एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मतलब द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ सिटीजन मिल जाएगी. सो थर्ड का हो गया सी. नाउ लेट्स सी कहाँ पे आंसर लाई कर रहा है. सो फर्स्ट इज बी, सेकंड इज सी एंड थर्ड इज ए, मेकिंग बी एज योर राइट आंसर. ईजी था. थोड़ा कहीं पे अगर करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच क्वेश्चंस डिस्पाइट कि आपको सारे ना पता हो तो भी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अगर इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है तो इनमें से कौन सी हिंड्रेंसेज हैं विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं ऑन इट्स वे ऑफ ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्लीनर सोर्सेस जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की. जैसे अगर मुझको विंड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो मैंने स्टोर कहाँ करूँ, और स्टोर करने के लिए बैटरीज बनानी पड़ती है. अब बैटरीज बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे हमको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होते हैं जो इंडिया के पास नहीं है. इंडिया हैज़ टू डिपेंड अपॉन अदर नेशंस फॉर सप्लाई ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स. अब आप मान लीजिए कोई कंट्री है वो इंडिया को नहीं सप्लाई कर रहा है, या अगेन कोई कोविड जैसी सिचुएशन इरप्ट कर जाती है, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है अगेन विल गो फॉर अ टॉस. एंड जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द बैटरी और द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम शेक कर जाएगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. नेक्स्ट इज द स्टोरेज लैंडस्केप. ये हमने इकोनॉमी वीकली में भी एक बार न्यूज़ कवर करी थी कि इंडिया के पास, नॉट जस्ट इंडिया के पास, ऑल ओवर वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उनको स्टोर कहाँ करें, क्योंकि हमारे पास अभी भी एफिशिएंट स्टोरेज
स्टोरेज सिस्टम नहीं है, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज ग्रिड में इंटीग्रेशन। ग्रिड होता है आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सप्लाई करने के लिए जो ग्रिड्स बनी होती है जहाँ पे स्टोर होती है एंड देन द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अभी जो हमारी ग्रिड्स बनी हुई है इट इज अकस्टम्ड टू द एनर्जी प्रोड्यूस विद द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो अभी भी जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्लांट्स हैं उनका स्टोरेज पहले तो है नहीं है बहुत अच्छा डेवलप्ड, एंड इवन इफ इट इज डेवलप्ड एट वॉट एवर स्टेज इट इज नॉट इंटीग्रेटेड टू द मेन ग्रिड। तो बना के फिर उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाए, तो ग्रिड इंटीग्रेशन इज द थर्ड प्रॉब्लम। एंड देन कम्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अब ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स, मान लीजिए सोलर हो गया, जैसे मैंने आपको विंड एनर्जी का भी एग्जाम्पल दिया। सो जस्ट एक नंबर शेयर कर रही हूँ कि अगर नंबर्स आए इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें 2 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, सो वी नीड 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी यूजिंग द सोलर एनर्जी, तो हमें 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए। सो एवरी 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड with the solar energy requires 2 hectare of land. It spans to 1.5 hectare per megawatt if it is produced with the help of wind energy. अब लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टर सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इन प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में। एंड प्रॉब्लम कहाँ आती है, लैंड को एक्वायर करने में, बिकॉज देर आर सो मेनी क्लियरेंसेज। अब कोई सेंटर द्वारा लॉ तो बनाया जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला स्टेट सब्जेक्ट है ये, तो स्टेट से क्लियरेंसेज मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, डिलेड मिलते हैं, और उसके बाद भी कोई इशू आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इट क्रिएट्स लॉट ऑफ हिंड्रेंस वाइल ट्रांजिशनिंग इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप। तो अब हमारे लिए क्या आंसर राइट हुआ, देखो लैक ऑफ वायबल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, येस हमें ये समझ है। लिमिटेड एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, हाँ जी बिल्कुल, लिथियम कोबाल्ट इंडिया के पास नहीं है, इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रिड इंटीग्रेशन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इश्यूज है हमारे सामने। तो कौन सा आंसर राइट हुआ, सारे के सारे आंसर, सारे के सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं इट स्टैंड्स राइट, क्योंकि हमने ये अभी अभी डिस्कस करे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट द ग्रीन फाइनेंस रेगुलेशन। सो ये ग्रीन फाइनेंस रेगुलेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, टू टॉक अबाउट एज टू व्हाट द ग्रीन फाइनेंस रेगुलेशन इज, ये सेबी द्वारा रिलीज करे गए कुछ रेगुलेशंस हैं। किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, बेसिकली ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं विच इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है कैसे प्रोजेक्ट्स में विच इज़ प्रोड्यूसिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, विच इज़ नॉट कॉजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट को टैप करने के लिए ग्रीन फाइनेंस रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं। अब देखते हैं सबसे पहला, सेबीज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मैंडेट्स ESG रिपोर्टिंग ओनली फॉर टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023। सो अब एक नॉर्म्स होते हैं ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म, ये भी सेबी लेवी करता है, but not on top 100 listed companies, but on top 1000 companies listed, top 1000 listed companies in India. अब ये ESG norms में हम क्या बात करते हैं, जो मैंने बोला environmental, social and governance norms। तो अब ये जो norms हैं जिन भी companies पे लगते हैं, सेबी उनको ट्रैक करती है कि what steps are these companies taking for giving back to the society, कि क्या ये वहाँ पे cleanliness maintain कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये वहाँ पे कुछ वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट की तरफ कुछ प्लांट लगा रहे हैं कि नहीं, आर दे हायरिंग सम सेमी स्किल्ड पीपल, दैट इज़ हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो ये जो नॉर्म्स है BRSR नॉर्म्स mandates ESG reporting only for top 100 नहीं, top 1000 होना चाहिए। तो that makes statement first incorrect. Regulatory framework for green debt securities now includes subcategories like blue bonds and yellow bonds. Then sovereign green bonds are issued exclusively by private corporation. एक तरफ बोल रहे sovereign है, तो sovereign नाम किससे एसोसिएट किया जाता है,
गवर्नमेंट से एसोसिएट किया जाता है। तो इशूड बाय प्राइवेट, नो, सॉवरेन मतलब द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हाटसोएवर पर्पस। हो सकता है वो गोल्ड के लिए हो सकता है वो क्लीनर प्रोजेक्ट्स के लिए हो, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। द BRSR कोर रिपोर्टिंग मैंडेट्स डिस्क्लोजर फॉर द एंटायर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग ऑल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो BRSR रिपोर्ट है, जो नॉर्म्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वट एवर द कॉन्ट्रीब्यूशन द कंपनी इज मेकिंग अंडर द ESG रिपोर्टिंग, सिर्फ उसको डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही बचा? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास बचा जो सही है, मेकिंग A एज द राइट आंसर। आई नो थोड़ा सा ये टफ लगता है, लेकिन तभी मैंने ये सेशन लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर याद रह गया कि ओके ग्रीन फाइनेंस रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, इसको कौन फ्रेम करता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे एटलीस्ट इफ नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंटायरली बट एटलीस्ट आप एलिमिनेट करने की पोजीशन में होगे। एंड एलिमिनेट हमारे दो स्टेटमेंट भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लेट्स टेक अ नाउ कैलकुलेटेड रिस्क कि चलो मार्क करके देखते हैं कि क्या पता सही हो जाए। सो मेक श्योर जब आप ये सेशन देख रहे हैं, योर एंटायर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, डू नॉट रन बिहाइंड मेकिंग नोट्स, क्योंकि डिटेल्ड आंसर की तो मैं आप लोगों को सेशन के बाद दे ही रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द डिस्कशन ऑन इंडियाज एनर्जी स्ट्रैटेजी and transition, which statement aligns with the government approach? See, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए कुछ टारगेट्स डिफाइन कर रखे हैं, जैसे 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना चाहते हैं। 2030 तक हमारा जो एनर्जी मिक्स है दैट शुड बी 50%, 50% ऑफ एनर्जी शुड कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड द यूजिंग फॉसिल फ्यूल एज द रिसोर्स और द रॉ मटेरियल, एंड रेस्ट 50% शुड कम फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अचीव कर पाते कि नहीं कर पाते, टॉकिंग अबाउट कि इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी क्या है। तो 2070 वाला गोल आपको याद होना चाहिए, 2030 वाला गोल आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एनर्जी मिक्स को एस्पायर कर रही है, ठीक है। प्लस हमारी करंट स्टैंडिंग कहाँ पे है, ठीक है। हमने बात करी थी पिछले सेशन में भी 8 गीगावाट्स एंड देन 100 गीगावाट्स बाय 2030। सो नाउ लेट्स सी the statements. India possesses vast reserves of natural gas, making it the primary alternative to coal. Even if you have not read the economic survey, हम एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में कहाँ पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए हमें नेचुरल गैस चाहिए, और इंडिया के पास नेचुरल गैस नहीं है। हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तभी तो जब इस बार कतर से जो हायर ऑफिशियल्स आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको खुद से रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पे। Why Qatar is so prominent for India? Because natural gas की सप्लाई इंडिया को बने रहे, इसलिए वन ऑफ द प्राइम रीजन इज कि कतर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने नहीं पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे, थोड़ा बहुत भी न्यूज़ को देखते रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगा कि भैया हमारा ये जो प्राइमरी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता कोल का, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फॉर इट। तो स्टेटमेंट ए गलत हो गया। इंडिया प्लान्स टू इमीडिएटली फेज आउट ऑल द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बाय 2030। तो ये पॉसिबल है ही नहीं है कि हम सारा का सारा जो एनर्जी सिस्टम है रिन्यूएबल एनर्जी पे माइग्रेट कर जाए, एंड दैट टू वेरी सून, नेक्स्ट 5 to 6 years। हमें 2030 का टारगेट भी पता होना चाहिए। अगर टारगेट पता है तो अपने आप ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। प्रमोटिंग द एफिशिएंसी ऑफ कोल यूज थ्रू टेक्नोलॉजीज लाइक सुपर क्रिटिकल and AUSC is a part of India's strategy. Yes, so AUSC एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कोल की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। तो इसका मतलब कम कोल यूज़ करके, अगर कोल की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई तो कम कोल यूज़ करके हम ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। एंड लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इंडियाज प्राइमरी पाथ टू एनर्जी सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग ऑल द फॉसिल फ्यूल सोलली विद सोलर एंड विंड इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अगेन बहुत सुपरफिशियल स्टेटमेंट लग रहा है, हमें पता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है कि रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप के साथ अभी हमारे पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैंड का बहुत इशू मसला बना रहता है, देन देर आर इशूज विद द क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम सारा का सारा ऐसा
इतना ज़्यादा आइडियोलॉजिकल अपने लिए टारगेट सेट कर दे कि वी विल बी रिप्लेसिंग एवरीथिंग विद अ क्लीनर एनर्जी. सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, मेकिंग सी एज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30, वो बोल रहे हैं व्हाट वाज द एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स कैपेक्स ऑन द की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20 to 24. नाउ ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, या तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो. अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है देन इन क्वेश्चंस को स्किप कर देना. ये क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब हम चैप्टर खोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, आई थिंक इट इज 7th चैप्टर, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 लाइंस में ही दे रखा है ये नंबर कि 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स. सो दैट इज वाई आई ट्राई टू फ्रेम अ क्वेश्चन ताकि आपको ये नंबर पता हो. यहाँ पे नहीं यूज करते हो तो इसको एग्जाम मेंस में भी यूज कर सकते हो कि इस रेट से गवर्नमेंट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो 38% इज द राइट आंसर. अगेन आई एम रीआइटरेटिंग द फैक्ट कि अगर एग्जैक्ट आंसर, अगर कोई और सेक्टर पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, refrain from answering such questions. Moving on to the next question which talks about the national infrastructure pipeline. तो national infrastructure pipeline गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था? 2019 में लॉन्च किया था. क्यों लॉन्च किया था? गवर्नमेंट wanted to create infrastructure all over the country. What type of infrastructure? बोथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स हो गए, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एज वेल एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपकी रोड्स हो गई, पोर्ट्स हो गए, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए. ठीक है, तो मुझे क्या चीज़ पता होनी चाहिए? 2019 में, ये तो हमें एक वेग आइडिया है ही है. गवर्नमेंट ने इसके लिए कितना कमिट किया था? 111 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने इसके लिए कमिट किया था. ये नंबर उसी टाइम पब्लिश हुआ था. देन किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को कवर करता है? सोशल एंड इकोनॉमिक. इज इट जस्ट इन द अर्बन एरिया और रूरल एरिया? नहीं, अर्बन रूरल दोनों एरियाज में कवर करता है. फंडिंग कहाँ से आएगी? इट विल कम फ्रॉम द 3 पार्टीज विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एंड प्राइवेट पार्टीज भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, सॉरी, सेंटर एंड स्टेट 39% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इतना फंडिंग डालेंगे, एंड रेस्ट 22% विल कम फ्रॉम द private parties. It either could be in the public private partnership mode also. Another thing to note is कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ गवर्नमेंट ने नेशनल असेट मोनेटाइजेशन भी लॉन्च किया था. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, और गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि कहाँ से फंड्स लेके आएगी गवर्नमेंट? बाय लीजिंग आउट देयर असेट्स. अच्छा, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, क्या इसमें सिर्फ ग्रीन फील्ड मतलब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर कोई प्रोजेक्ट है जो हाफ कंप्लीशन स्टेज में है एंड दे रिक्वायर मोर फंड्स टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीशन स्टेज, दैट इज ऑल्सो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स. तो दोनों टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहा है विच इज ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड. तो मुझे क्या याद रखना है? सबसे पहले 2019 कितने पैसे कमिट किए थे? इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहा है. ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसका फोकस है. पैसा कहाँ से आएगा? सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट पार्टीज के थ्रू आएगा. अब सॉल्व करें क्वेश्चन. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टारगेट्स 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम FY20 to 30 अक्रॉस 50 सब सेक्टर्स. अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि इज इट 50 सब सेक्टर्स और इज इट 37? इट इज 37 सब सेक्टर्स. इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स मॉनिटर्ड थ्रू इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल. एक पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने जस्ट टू बेसिकली मॉनिटर कि प्रोजेक्ट्स का स्टेटस क्या है, कौन से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं एंड व्हाट इज देयर करंट स्टेटस. इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स. नहीं, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों हमने पढ़ा. एंड NIP वाज लॉन्च्ड इन FY22. आगे की लाइन मुझे पढ़नी नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो सही भी होगी, लेकिन द ईयर विच इज मेंशन्ड हियर इज रॉन्ग. तो अब अपन आंसर देखें कि क्या आंसर सही हो सकता है. तो 3 and 4 तो गलत हो गया. तो जहाँ पे 3 and 4 है वो दोनों गलत हो गए. बचा फर्स्ट एंड द सेकंड. फर्स्ट भी गलत है. क्यों? क्योंकि 50 नहीं 37 सब सेक्टर्स हैं, मेकिंग C एज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट द लाइवस्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया. तो एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर
प्रोमिनेंट थीम तो रहता ही रहता है. जब मैंने 100 क्वेश्चंस कराए थे विच वर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, एक वो वाला मैराथन भी है, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर में से किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे. MSP पे क्वेश्चन आया हुआ था, देयर वाज फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन, देयर वाज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन. तो कुछ जो प्रोमिनेंट नंबर्स हैं, जो स्ट्राइकिंग नंबर्स निकल के आए इस साल, मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कवर सम थीम्स फ्रॉम agriculture sector also. Now this question is focused on livestock sector of India. तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ये नंबर बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 16%, तो जैसे हमारे दिमाग में एग्रीकल्चर आता है, व्हाट वी अज्यूम इज मतलब जो क्रॉप्स है. नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर एक अम्ब्रेला टर्म है, इट कंप्राइजेज ऑफ फर्स्ट द क्रॉप्स, जो फार्मिंग हो गई, खेती बाड़ी हो गई, देन इट कंप्राइजेज ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर, फिशरी सेक्टर, फॉरेस्ट्री एंड एलाइड सेक्टर. एलाइड सेक्टर में कैसे आ गया, जैसे सेरिकल्चर आ गया, बी कीपिंग आ गया. ठीक है, सो इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के इज व्हाट द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 16%, इट विच कंप्राइजेस द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल दीज सेक्टर्स. अब ये जो एग्रीकल्चर के सब सेक्टर है, उसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है 30% टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है हर साल का, उसमें 30% कम्स फ्रॉम व्हाट सेक्टर, लाइफ स्टॉक सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया में हर साल 5% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, वेयर एज जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है इंडिया में, इट इज ग्रोइंग विद 13% ईयर और ईयर ग्रोथ रेट. तो ये मुझे पता होना चाहिए कि लाइफ स्टॉक, दो इट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इन टोटल इज ग्रोइंग विद 5% स्पीड and the livestock sector is growing with a pace of 13% every year. ठीक है, also क्योंकि livestock, अच्छा, there were many schemes which were introduced by the government this year also. जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे गौ चिप, महिष चिप, एंड देर आर schemes introduced by the government for increasing the milk procurement also. तो अगेन एक नंबर रिलीज हुआ था कि इस बार जितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ इंडिया में, ठीक है, उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ टोटल राइस एंड वीट प्रोड्यूस. मान लीजिए कि इंडिया में इस साल राइस एंड वीट का जो भी प्रोडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू निकल के आती है सम 2000 रुपीज, जस्ट हाइपोथेटिकली समझाने के लिए. लेकिन वैल्यू ऑफ मिल्क दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया was let's say 3000 रुपीज. तो ये काफ़ी स्ट्राइकिंग फीचर है, एंड हो सकता है आगे चलते हुए इंक्रीज भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार बहुत सारे मिशंस प्लस स्कीम्स लेके आई है टू वर्क अपॉन एंड फोकस अपॉन दी दिस मिल्क इंडस्ट्री. अब स्टेटमेंट्स देखते हैं, चलिए. सो The livestock sector's contribution to GVA of agriculture has remained stagnant since FY15. No, it is increasing, and right now it stands at 30%. The output value of milk industry alone in FY23 was less than the combined value of paddy and wheat production. No, अभी हमने सीखा, बहुत ही important data था, इसलिए इसके ऊपर question बनाया गया. देखो, एक question के थ्रू कितने सारी dimensions को मैं cover करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसको on the face of it नहीं लेना है कि हमने ये नंबर देखा. आप दूसरे स्टेटमेंट्स पे भी इक्वली फोकस कीजिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है क्वेश्चन ऐसे कैसे बन के आएगा. क्वेश्चन इन स्टेटमेंट में से हो सकता है किसी और डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछ ले. सो द मोर यू रिटेन एंड द मोर यू आर अटेंटिव इन द क्लास, द हायर इज द प्रोबेबिलिटी कि आप वहाँ पे एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही लोगे. लाइफ स्टॉक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% टू द GVA, येस हमें पता है, एंड CAGR ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर वॉज लोअर देन दैट ऑफ द ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन FY15 to 23. नहीं भाई, 13% से इंक्रीज हुआ है लाइफ स्टॉक, वेयर एज एग्रीकल्चर 5% से इंक्रीज हुआ है. तो मेरे पास क्या सही निकल के आता है आंसर, विच इज C. Moving on to the next question which talks about the sunrise sectors in India. Again, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक बॉक्स बना हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पे एक सेक्टर विच आप नहीं सोचोगे कि सनराइज सेक्टर, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, और उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है. तो सबसे पहले समझते हैं कि सनराइज सेक्टर होता क्या है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसे सेक्टर्स जो करंटली अपने बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन इनमें अगर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो पार्टीज है इन्वेस्ट करें तो इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है फॉर द इकोनॉमी. मतलब इट विल कंट्रीब्यूट लॉट टू द इकोनॉमी, क्योंकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बिजनेस क्रिएट करने का पोटेंशियल है, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल
टू प्ले इन द इकोनॉमी. जैसे एग्जाम्पल दूँ, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए. इंडिया में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने कोविड के बाद डेवलप करना स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि ताइवान से एंड चाइना से सेमीकंडक्टर्स का फ्लो इंडिया में एकदम से रुक गया था, एंड उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में उनकी फंक्शनिंग पे डेंट पड़ा था. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ऑटोमोबाइल हो गया, सारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एवरीथिंग केम टू अ हॉल्ट, एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट रियलाइज वी सून नीड टू सेट अप अ इकोसिस्टम विच द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी started doing by launching so many schemes to develop this entire ecosystem. Renewable energy भी हाई सनराइज सेक्टर में आता है. EVs जो होती है, ये e-vehicles होते हैं, एंड AI. अब ये जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लोरिकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हॉर्टिकल्चर. तो फ्लोरिकल्चर इस बार बॉक्स में लिखा हुआ था कि भाई ये एक सनराइज सेक्टर है. फ्लोरिकल्चर मतलब हो गया ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंड जस्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि हमारे कंट्री में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन with whatever land available is much higher as compared to the other crops का production. So basically हमने जो food crops and the commercial crops है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा land attributed है, and very less land is attributed to the production of fruits and vegetables. तब भी हम उसका production को सरपास कर गए थे. हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो fruits and vegetable का production है, what is it in exact number, एज वेल एज हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या है एग्जैक्ट नंबर्स में, विच इज 330 MT मेट्रिक टन्स. ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर पता है, रिन्यूएबल एनर्जी पता है, हॉर्टिकल्चर नहीं है. हॉर्टिकल्चर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है. हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली अबाउट द फ्लावर्स. सो सॉरी, हॉर्टिकल्चर, या. सो थर्ड इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू द Economic Survey 2024-25, which of the following statement is correct regarding tanks and canals as source of irrigation in India? तो इंडिया में 50% of the agriculture is dependent upon monsoon, and अभी भी after almost 75 years of independence सिर्फ 50% of जो land है, जो net zone area है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. अब इन्होंने पूछा है किस बारे में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो इरिगेटेड लैंड है या जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है. तो इरिगेशन की बात करूँ तो वेल्स होते हैं, ठीक है ना, कुआं हो गया. फिर उसमें से पानी निकालने के लिए, जैसे पहला होता था कि आप बाल्टी खींच के निकालते थे पुरानी मूवीज़ में. नाउ देयर इज ट्यूबवेल की आप जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पंप लगा होता है, एंड देन इट पुल्स आउट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. देन कम्स द कैनाल्स जो रिवर्स से वाटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है. एंड देन कम्स द टैंक. टैंक इरिगेशन कहाँ यूज होता है? यूजुअली सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे खुदाई नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ओवर देयर. तो सबसे ज़्यादा इंडिया में इरिगेटेड एरिया इज विद द हेल्प ऑफ वेल्स, देन कम्स द कैनाल्स, एंड देन कम्स द टैंक. ठीक है, लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. टैंक कॉन्ट्रीब्यूट्स more to India's net irrigated area than canals. Tanks देखो कहाँ है, लास्ट है, तो टैंक का तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन है. कैनाल्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन आफ्टर वेल्स इन इंडिया. येस, वी हैव जस्ट रेड अबाउट इट. टैंक्स एंड कैनाल्स टुगेदर अकाउंट ओवर 50%. नहीं भाई, 63% तो वेल से आ रहा है. बोथ टैंक्स एंड कैनाल्स हैव शोन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इरिगेशन ऑफ द पास्ट ईयर. ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा आंसर सही मिल गया, दैट डजंट मीन कि हम फोर्थ स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें. क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप ये देखो, जो टैंक्स हैं, ठीक है ना, या कैनाल्स हैं, ठीक है, इनका ट्रेंड कैसे इंक्रीज होगा? क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो कैनाल्स है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन जो नॉन पेरिनियल रिवर होती है, मतलब जो सीजनल रिवर्स होती हैं. तो इनका ट्रेंड इंक्रीज नहीं हो रहा है इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स. अगर हुआ होता तो कैनाल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता. हमारे यहाँ पे वेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मेकिंग ओनली बी एज द राइट स्टेटमेंट. Moving on to the next question which talks about the Kisan Rin portal. This is not rin, ठीक है ना, रन, ऋण जो हिंदी में जिसको लोन, कर्जा बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड एक पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने. अब ये पोर्टल क्या हेल्प करता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा. गवर्नमेंट बोलती है कि अगर मान लीजिए किसी किसान ने लोन लिया है, ठीक है, और अगर वो अपना लोन टाइमली रीपे कर रहा है तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरेस्ट को माफ़ कर देती है. कैसे माफ़ करती है? वो फार्मर को बोलती है कि आपने लेट्स से लोन लिया था 7% के ऊपर,
अगर फार्मर टाइमली रीपे कर रहा है तो उससे गवर्नमेंट बोलती है कि आप सिर्फ 4% के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करो, 3% इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे बैंक को देगी। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, अब क्या होता है अभी तक बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ दिस पोर्टल ये जितने भी क्लेम्स होते थे कि इस फार्मर ने टाइमली पे किया है या नहीं रीपे किया है, या किसी फार्मर ने अप्लाई किया है लोन के लिए तो वो अप्रूव हो गया है कि नहीं हो गया है, ऑल हैज टू बी डन मैनुअली फिजिकली गोइंग टू द बैंक ब्रांचेस। अब इसने उसमें सहूलियत प्रोवाइड करी है, कैसे? इसने सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया है। टाइमली रीपेमेंट आ रही है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे, अपने आप इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। फार्मर को 4% चार्ज होगा और गवर्नमेंट को रेस्ट 3% एक फार्मर के लिए जिसकी डिटेल्स वहाँ पे है, जो टाइमली रीपे कर रहा है वो मतलब गवर्नमेंट पे करने लग जाएगी। क्लेम्स सारे डिजिटली सेटल होने लग जाएंगे, लोन को अप्लाई करना, उसको ट्रैक करना, एवरीथिंग इज मेड नाउ डिजिटल। फार्मर को ये जो हैसल, क्योंकि हर एरिया में अभी भी बैंक ब्रांचेस या तो पहुंची है तो वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इज इट अवेलेबल ओनली फॉर द बैंक्स टू एक्सेस? नहीं, इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फार्मर्स। क्यों? क्योंकि वो ही तो लोन अप्लाई करेंगे एंड दे वुड वांट टू ट्रैक कि व्हाट इज द स्टेटस, वेदर माई लोन इज अप्रूव्ड और वेदर माई लोन application is rejected. So it is available both for the banks as well as the farmers. तो अब देखें अपन, it digitizes the claim processing for modified interest subvention scheme, which is right. The platform is available only to the banks and not to the farmers. गलत नहीं, both banks and the farmers दोनों को available है. It provides real time data on known disbursement and utilization for policy makers. First and third दोनों सही हैं, making B as your obvious right choice. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स एज वेल एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाउ क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये किस किस फंक्शंस में असेंशियल रोल प्ले करती है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, बेसिकली फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, अगेन दे फंक्शन ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन दैट ऑफ द कोऑपरेटिव। एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर कलेक्टिवली मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। देयर इज अ टीम जो सेंट्रली उसको मैनेज कर रही है, मतलब सेंट्रली मतलब वो लोग आपस में एक टीम को इलेक्ट करते हैं। एंड इससे क्या होता है, फार्मर की कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन बाय अ मशीन। हर एक फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीदे या हैप्पी सीडर खरीदे, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, राइट। तो ये एफपीओस क्या करते हैं, ये मशीन खरीदते हैं एंड जिस भी फार्मर जो उसके मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन के, दे कैन टेक द मशीन ऑन रेंटल्स वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहाँ पे इंटरवीन करते हैं, कहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करते हैं? डायरेक्टली रेगुलेटिंग द एमएसपी सेट बाय द गवर्नमेंट। एमएसपी को रेगुलेट करने का काम कब गवर्नमेंट ने डेलीगेट किया? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज कैलकुलेटेड बाय सीएसीपी एंड देन डिसाइडेड फाइनली एंड अनाउंस्ड बाय सीसीईए, विच इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इनका कोई रोल नहीं होता उसको रेगुलेट करने में। रिप्लेसिंग द नीड ऑफ फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिस्बर्समेंट, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। मैनेजिंग पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, marketing infrastructure particularly for high value commodities, conducting primary research on developing new climate resilient seed varieties। नहीं, वो इनका काम नहीं है। there are research institutions जैसे आईकार, उनका काम होता है। ये इन बेचारों के पास इतनी प्राइवेसी नहीं होती। वाई? बिकॉज कलेक्टिवली फार्मर कम्युनिटी द्वारा ही तो बनाए गए होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो डी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। रिप्लेसिंग द नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट, ये इनके पास अगर इतने फंड्स होते तो इन्हें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होते अपने आप में। अगेन टू आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, यस ऑब्वियसली कि फार्मर्स को कहाँ दिक्कत आती है कि भाई प्रोड्यूस बन के तैयार हो गया, हार्वेस्ट हो चुका है, नाउ वेयर डू आई सेल इट एंड एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट? बिकॉज फार्मर्स सिटिंग इन विलेजेस आर नॉट मच equipped about the prices which are prevailing in the market, whether the prices have crashed, whether they could fetch a better price. And when it comes to entering into agreement with some big private players या जो
फूड कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं, तो खुद से नहीं कर पाते, दैट इज वेयर दे हैव टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीजिंग देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर. मार्केटिंग इंफ्रा, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा चाहिए होता है, बहुत सारी कमोडिटीज होती है, पेरिशेबल होती है, राइट, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, दैट इज वेयर दीज ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर कि कलेक्टिवली मिलकर अपने कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे सो दैट जिसको भी जरूरत होगी वो अपना सामान यहाँ पे स्टोर कर दे, सो दैट डज नॉट गेट पेरिश एंड द फार्मर इज एबल टू फेच अ बेटर प्राइस फॉर देमसेल्फ. सो ऑब्वियसली इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे की नॉलेज नहीं चाहिए थी, जस्ट एक क्वेश्चन है कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत क्लोज स्टेटमेंट उस टाइम जब हम प्रेशर वाले माहौल में बैठे होते तो लगता है पता नहीं शायद ये भी रोल हो सकता है, हमने कभी पढ़ा नहीं हो. नहीं, क्लियर रोल है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट करना फार्मर से, कलेक्ट करके देन सेल करके आना, स्टोर करना, एंड ऑल्सो दे हेल्प इन स्किलिंग ऑफ फार्मर्स एज वेल. सो मेकिंग सी एज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द पैक्स, प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज. तो प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज, स्टैटिक पोर्शन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ कवर करा दो, तो बीच बीच में जल्दी इसलिए बोले जा रही हूँ. सो प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है वो 3 टियर स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट टियर होता है. कैसे, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो सबसे ऊपर आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, देन कम्स दी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, देन कम्स दी पैक. पैक्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि दे सर्व एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द हायर फाइनेंशियल अथॉरिटीज एज वेल एज द गवर्नमेंट. दे सर्व एज अ लिंकिंग पिन, बीच में है. तो ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो सबसे ज़्यादा किसको पता होता है, वो पैक्स को पता होता है. बिकॉज ऑफ देयर सच अ क्रूशियल इम्पॉर्टेंस, गवर्नमेंट इनको अब रीवैम्प करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है. जैसे गवर्नमेंट बाय लॉज लेके आई है. अच्छा, एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो वो तो सिर्फ मॉडल लॉ कि सो दैट उसको देख के जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने लॉज बना सके. दे कैन नॉट मेक अ लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन पैन इंडिया विच इज कम्स अंडर द एग्रीकल्चर, मतलब विच इज बेस्ड ऑन सम एग्रीकल्चरल इशू. तो वो सिर्फ एक मॉडल, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए भी मॉडल लॉ बना था, पैक्स को भी ऑपरेशनलाइज, उनकी एफिशिएंसी बनाने के लिए मॉडल लॉ बना सकती है गवर्नमेंट. ऑल्सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिजिटाइज देम, कंप्यूटर लगा के उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है. एज वेल एज गवर्नमेंट कह रही है कुछ पैक्स को हम के थ्रू हम मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट द रूरल एरिया लेवल, जो जन औषधि केंद्र होता है. ऑल्सो द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम कुछ पैक्स को ट्रेन करेंगे सो दैट दे कैन फंक्शन एज अ कॉमन सर्विस सेंटर. ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है जो आपको पैक्स से रिलेटेड पता होना चाहिए. नाउ रीडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, मैंडेटिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑल द पैक्स इनटू कमर्शियल बैंक्स. ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आरबीआई के पास जाना पड़ेगा एंड एंडलेस कंप्लायंसेस हैज टू बी डन, हैज टू बी अधेयर्ड विद. एंड सबसे पहले पैक्स के पास कहीं से डिपॉजिट आ रहे हैं क्या जो उसको बैंक का स्टेटस दे सके, तो ये स्टेटमेंट टू एक्सट्रीम है अपने आप में. ऑल्सो लॉजिकली भी अगर आप देखो तो ऐसा बहुत मुश्किल है करना कि पैक को हम कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट कर देंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत करते हैं तो ये दोनों हमारे गलत हो ही जाते हैं. चलो आगे भी पढ़ते हैं. खैर, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल बायलॉज, यस गवर्नमेंट कर रही है ऐसा, कंप्यूटराइज कर रही है. एंड डिस्करेजिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मल्टीपर्पज पैक्स. नहीं, गवर्नमेंट तो इनकरेज कर रही है कि पैक्स को हम मल्टीपर्पज बनाएं. कुछ पैक्स के पास हम को यूज करें टू प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन टू द रूरल पॉपुलेशन एज वेल एज कन्वर्ट देम इनटू सर्विस सेंटर, जहाँ पे जाके आप अपना आधार, जहाँ पे जाके आप यूटिलिटी बिल्स, जहाँ पे जाके आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. राइट, तो मेरे लिए सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, मेकिंग बी एज द राइट आंसर. Now moving on to the next question, which talks about which platform has been introduced specifically to facilitate the formalization of micro enterprises, informal micro enterprises. Let me correct myself. To facilitate formalization of informal micro enterprises and making them eligible for benefits like PSL. अच्छा students, सबसे पहले MSMEs की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ये दो कैटेगरी में फॉल करते हैं. एक होते हैं फॉर्मल, मतलब जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ. दूसरे हो गए इनफॉर्मल विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, एंड इनके ऊपर बहुत एग्जैक्ट डेटा भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है. नाउ व्हाट डू यू थिंक कि फॉर्मल MSMEs इंडिया में ज़्यादा है कि इनफॉर्मल?
तो कहीं ना कहीं आपका जवाब आ गया होगा दिमाग में कि इट इज़ इनफॉर्मल विच इज़ मोर. कितना, एक अप्रोक्सीमेशन नंबर है हमारे पास, समवेयर अराउंड 63 मिलियन. एंड कितनी फॉर्मल में फॉल करती है, समवेयर अराउंड 3 करोड़ MSMEs which are registered, which falls under formal category. ठीक है. तो अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया कि अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज है, दे वांट टू गेट देमसेल्फ फॉर्मलाइज सो दैट they could be eligible for the benefits which are provided by the government, one of which is priority sector lending. बहुत सारे benefits होते हैं अगर एंटरप्राइज अपने आप को रजिस्टर करा देती है. एक लिखा हुआ है यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो उसमें से कौन सा पोर्टल है? तो सबसे पहला उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल. तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 2 पोर्टल्स है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यम असिस्ट पोर्टल. तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज फॉर फॉर्मल MSMEs. ठीक है. उद्यम असिस्ट पोर्टल इज फॉर दोज इनफॉर्मल MSMEs रजिस्ट्रेशन. ठीक है. ये किसने बनाया है? ये सिडबी ने बनाया है गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके. MSME समाधान पोर्टल किस लिए था? समाधान मतलब कोई रेजोल्यूशन. तो यहाँ समझ आ रही है कि उसका, इवन इफ आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, तो समाधान क्योंकि पुराना पोर्टल है, नया करंट अफेयर नहीं है ये. डिलेड पेमेंट्स, तो MSMEs के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दैट वेन एवर दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, तो इनको पेमेंट बहुत डिले जो होती है मिलती है फॉर वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव सप्लाइड, विच डिस्टर्ब्स देयर क्रेडिट साइकिल. अब इनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है क्योंकि बैंक लोन तो ले नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल. तो अब अगर कहीं पे इनका पेमेंट अटक गया है या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, यूजुअली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनको एक्सप्लॉइट करती है कि अगर हमको आपके साथ बिजनेस करना है तो हम आपको 6 महीने बाद पेमेंट देंगे. नाउ MSME इज लुकिंग फॉर बिजनेस, दे यूजली सकम टू सच प्रेशर कि ठीक है बिजनेस तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आ जाएगी. नाउ इफ द पेमेंट इज गेटिंग डिलेड एंड डिलेड, सो MSME समाधान पोर्टल वॉज फ्रेम फॉर दैट कि वहाँ पे इसका रेजोल्यूशन कराया जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, उसको डिस्काउंट कराने के लिए MSMEs के लिए बनाया गया था कि MSME के पास कोई बिल पड़ा है कि 6 महीने बाद मुझे पेमेंट आएगी और MSME को एकदम तुरंत ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, सो दे कैन यूज दिस पोर्टल एंड गेट देयर बिल डिस्काउंटेड. कुछ पैसा काट के उनको बाकी का पैसा मिल जाएगा, उसके बाद अपने आप रिकवरी कंपनी से आफ्टर अ डिफाइंड टाइम हो जाएगी. सो राइट आंसर क्या है? उद्यम असिस्ट पोर्टल. याद रखिएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर्मल MSMEs के लिए है, उद्यम असिस्ट पोर्टल इज फॉर इनफॉर्मल MSME रजिस्ट्रेशन विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिडबी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं हैं और देखते देखते हमारी कितनी सारी थीम्स भी कवर हो रही है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट सर्विसिफिकेशन. ये टर्म पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इस टर्म को यूज़ किया गया है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टर्म सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विसेज का यूज़ इंक्रीज होता जा रहा है. सो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सर्विसेज जैसे लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IT, फाइनेंस, बैंकिंग सर्विसेज जो गई विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फॉर पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन. जैसे मैंने कोई गुड बनाया, मान लीजिए मैं बिस्किट बनाती हूँ, बट आई वुड वांट कि इसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग हो, प्रॉपर लेबलिंग हो. सो आई वुड कंसल्ट अ फर्म जो इसमें स्पेशलाइजेशन हो, जो गाइड कर सके, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके कि लेबलिंग पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, इसकी पैकेजिंग को हम और कैसे फैंसी बना सके सो दैट इट अट्रैक्ट्स दी गवर्नमेंट अटेंशन. तो मैंने क्या, कस्टमर अटेंशन. तो मैंने क्या किया है, सर्विसेज को यूज़ किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग. मोर एंड मोर यूजेज ऑफ सर्विसेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज व्हाट इज अबाउट सर्विसिफिकेशन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्विसिफिकेशन, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे क्या सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जॉब्स जब मोर सर्विस सेक्टर की तरफ. नहीं. सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूजेज ऑफ मोर एंड मोर सर्विसेज इज व्हाट सर्विसिफिकेशन इज. मेकिंग बी एज द राइट आंसर. क्योंकि बहुत बार यूज हुआ है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट दिस टर्म. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स aim to support the establishment of centers to foster an ecosystem for adopting Industry 4.0 technologies, especially among small and medium enterprises. Now, students, Industrial Revolution, there was 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0. Now, if I talk about the features of Industry 4.0 technologies, it includes
artificial intelligence, it talks about Internet of Things, it talks about machine learning, it provides for more of customization. जैसे आपने देखा होगा अगर आप Zomato या Swiggy यूज़ करते हो तो शाम को आपको मैसेज आ जाएगा, हे नानकी wanting some pakoras or looking for a chai or craving for a chai. What is that? That is customization. क्योंकि उन्होंने मेरे पास्ट ट्रेंड को एनालाइज किया कि यूजुअली ये जो कस्टमर है हमारा स्विगी या जोमेटो का, दे प्रेफर टू ऑर्डर चाय और दे प्रेफर टू ऑर्डर सम स्नैक्स इन द इवनिंग. ठीक है ना, हफ्ते में 3 बार करते हैं. सो व्हाट दे विल डू इज जिस दिन नहीं ऑर्डर किया पॉपअप भेज देंगे. सो इट इन्वॉल्व्स मोर ऑफ कस्टमाइजेशन. खाना खाने के बाद रात को पॉपअप आएगा, लुकिंग फॉर सम डेजर्ट्स और क्रेविंग फॉर सम डेजर्ट्स. That is what is Industry 4.0 technology, which is moving more towards customization, making it more approachable for the consumers. तो अब ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा इकोसिस्टम है जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हैज़ नथिंग टू डू विद दिस. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? बेसिकली आप प्रोड्यूस करो, आपका इंक्रीमेंटल उस पर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी. तो इसका तो नहीं है. उद्यम असिस्ट पोर्टल के बारे में भी हमने बात करी थी लास्ट क्वेश्चन में कि इट इज़ बेसिकली फॉर इनफॉर्मल MSME रजिस्ट्रेशन. समर्थ स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपीरियंस सेंटर्स बना रही है, डेमो दे रही है जाके इंडस्ट्रीज को कि आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपने प्रोसेसेस में इंटीग्रेट कर सकते हो. एंड नेशनल स्टील पॉलिसी नाम से ही समझ आ रहा है कि इससे कोई लेना देना नहीं है. नेशनल स्टील पॉलिसी इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टील सेक्टर इन इंडिया एंड हाउ कैन वी अचीव द डोमेस्टिक प्रोडक्शन टारगेट्स एज वेल एज द एक्सपोर्ट टारगेट्स. तो इवन इफ नहीं पता है कि व्हाट समर्थ वुड बी द एग्जैक्ट आंसर, एलिमिनेट भी करोगे तो भी. बट अगर हमने समर्थ पोर्टल की बात करनी है तो रिवाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड बेसिकली दे आर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी in the production processes. How they are providing demo, they are opening the experience centers so that जो companies हैं वहाँ पे आके जो small and medium enterprises they can come and see as to what technologies are available in the market so that they can learn and they can integrate into their manufacturing processes. So answer is this. Moving on to the next question which talks about the Self-Reliant Fund, Self-Reliant India Fund, which aims to provide equity funding to MSMEs. सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है जो पैसे इन्फ्यूज़ करेंगे MSMEs में. इस फंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ये जो फंड है इट इज़ रिलीज्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज फंड. अब ये जो फंड है इसमें गवर्नमेंट भी कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगी एंड कुछ पोर्शन आएगा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट से. ये दोनों मिलके एक डॉटर फंड बनाएंगे. तो नाम क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड. ठीक है, एक इसमें डॉटर फंड बनाया जाएगा जिसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है. गवर्नमेंट 10,000 करोड़ इसमें कंट्रीब्यूट करेगी एंड 40,000 वुड कम फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एज वेल एज वेंचर कैपिटलिस्ट. अब ये जो डॉटर फंड है ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा ऑन द MSMEs जिनका अच्छा पोटेंशियल है, जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन उनको कहीं ना कहीं थोड़े से ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. इफ प्रोवाइडेड विद देम विद द राइट अमाउंट ऑफ मनी डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे. और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में MSMEs का कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें समवेयर अराउंड 11 मिलियन जॉब्स. इंडिया में ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स कहाँ से बन के जा रहा है? वाया MSMEs के थ्रू बन के जा रहा है. तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट MSME एंड ऑल्सो MSMEs की खास बात क्या है कि दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड जस्ट इन द बिगर सिटीज़. दे आर अवेलेबल, दे आर लोकेटेड इन Tier 3, Tier 2 cities एज वेल. तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है. तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट एंड हेंस सेल्फ रिलायंट फंड. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फंड एक डॉटर फंड बनेगा जिसमें दोनों गवर्नमेंट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं एंड ये डॉटर फंड क्या करेगा? इक्विटी खरीद लेगा उस MSME की, मतलब एक हिस्सा खरीद लेगा. तो 41st का क्या राइट आंसर हुआ? थ्रू अ फंड ऑफ फंड्स अप्रोच लीवरेजिंग गवर्नमेंट फंड्स अलोंगसाइड प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड. ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि जो छोटी फर्म्स हैं, जो छोटी एंटरप्राइजेज हैं, उनको मैंडेटली लार्ज कॉर्पोरेशन पे कन्वर्ट होने का ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन ये फंड इन पे नहीं लगा रहा है. ये एक फंड है जो सिर्फ एक पैसा इन्फ्यूज करेगा इन दोज MSMEs विच हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. ये थोड़े फिर भी ईजी टू रीड
एन अप्रोच लगता है इतने डिफिकल्ट नहीं है. चलो, सो मैच द फॉलोइंग इसरो एंड गवर्नमेंट, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इसरो ने डेवलप किए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, तो उनके प्राइमरी फंक्शंस उन्हें मैच करना है. सो देयर इज भुवन प्लेटफॉर्म, न्याय विकास पोर्टल, मेघराज. तो न्याय विकास, इवन इफ आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, कुछ दिख रहा है कि जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड. तो जितने भी जुडिशियल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कहीं पे कोर्ट बन रहा है, कहीं पे कोर्ट को फिर से रिवैम्प किया जा रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया गया था इसरो द्वारा. ठीक है ना, कि कितना जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना वर्क हो गया एंड वॉट एवर वर्क, हाउ मच वर्क इज पेंडिंग. सो न्याय विकास पोर्टल, मतलब सेकंड का तो हमारा आंसर अभी से निकल गया, विच इज ए. ठीक है, मेघराज, समथिंग रिलेटेड टू क्लाउड. ठीक है ना, मेघराज, तो क्लाउड सिस्टम फॉर डिलीवरिंग ICT सर्विसेज वाया क्लाउड कंप्यूटिंग. तो बेसिकली गवर्नमेंट की जितनी भी एप्स हैं उनका भी डेटा कहाँ से स्टोर होता है, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन सम क्लाउड. ठीक है ना, तो दैट वो गवर्नमेंट के क्लाउड का नाम क्या है, इट इज मेघराज. एंड भुवन पोर्टल क्या है, बेसिकली सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम्स लाइक MG नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो भुवन प्लेटफॉर्म इज फॉर मॉनिटरिंग द एग्रीकल्चरल स्कीम्स. Meghraj is is a cloud for the storing the data of the government apps, and न्याय विकास पोर्टल जो भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए. तो फर्स्ट के लिए हमारे पास हो गया इट्स B, सेकंड का A एंड थर्ड का हमारे पास हो गया B. नहीं, फर्स्ट का भुवन प्लेटफॉर्म वाज व्हाट दिस, सॉरी, इसका होगा C एंड 3 का हो गया हमारा B. तो अब देखो कहाँ पे मैच हो रहा है. फर्स्ट का C यहाँ पे है और यहाँ पे है, देन इज सेकेंड का A, तो मतलब हमारा C इज द राइट आंसर. ठीक है, तो इवन आंसर्स नहीं देखे, ठीक है ना, उसके बाद भी क्योंकि इतनी श्योरिटी थी तो इनफैक्ट वेरीफाई, वो कहते हैं ना, हेंस प्रूव हो गया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैच द फॉलोइंग, इजी क्वेश्चंस लगता है हो जाएंगे. ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे एंड PM गति शक्ति मास्टर प्लान के ऊपर, ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम फ्रेम में आगे पीछे निकले थे. सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया, उसके लिए पैसे चाहिए थे तो असेट्स को मोनेटाइज किया. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री बनाएगी, देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स गोइंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स हो गया, देन कुछ प्रोजेक्ट्स रेलवे मिनिस्ट्री में चल रहे हैं. सो दे डू नॉट वर्क इन साइलोज, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन. ठीक है ना, क्योंकि 16 मिनिस्ट्रीज, मतलब मिनिस्ट्रीज बहुत सारी है, लेकिन 16 मिनिस्ट्रीज इसमें आइडेंटिफाई करी गई विच नीड्स टू वर्क इन कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. सो उसके लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेके आया गया. तो वेरी इजी बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं. सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसमें से कौन सा लग रहा है, इट इज serving as a centralized platform for hosting and monitoring infrastructure project, monetization pipeline. इसमें आंसर सही इसमें ही दे रखा है, मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. तो मेकिंग दिस एज मतलब सही क्रोनोलॉजी में दे रखा है. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर 3 का इज B. तो ये वाला आंसर आपका सही हो गया. हो जाती है कभी कभी गलती हम लोगों से भी, बिकॉज आई वॉज फ्रेमिंग सो मैनी क्वेश्चंस, सो दैट वे. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2. तो स्वच्छ भारत, अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, व्हाट डिफाइंस अ विलेज एज बीइंग इन द ODF प्लस. ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की कोशिश करी थी हमारी सरकार जब नहीं आई थी, कि भाई जो ओपन में जाके करते थे डेफिकेट, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनवाए थे, राइट. एंड एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर कि बहुत सारे लोगों को अभी भी एप्रीहेंशन है कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए. सो द गवर्नमेंट ट्राइड टू चेंज देयर आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी, कि नहीं, इट इज़ नाउ फाइन जिस तरीके के टॉयलेट्स अब बनते हैं, सो दैट डेफिकेशन ओपन में नहीं हो सके. बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम आती थी. सो वो तो ओपन डेफिकेशन वाला था. ओपन डेफिकेशन प्लस मॉडल क्या है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं विलेजेस एंड सिटीज़, उसको मेंटेन करने की बात कर रही है, एज वेल एज द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस एंड जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है.
इसमें गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया कि विलेजेस जो है तभी उनको ODF प्लस का स्टेटस, ODF प्लस मॉडल का स्टेटस दिया जाएगा व्हेन दे विल सीम टू बी विजुअली क्लीन, कि आप आसपास देख रहे हो सफाई मेंटेन्ड है कि नहीं मेंटेन्ड है. नाउ क्या गवर्नमेंट जाके इंस्पेक्शन करेगी कुछ टाइम के बाद? नहीं. विलेजेस जो है वो अपने आप को स्टेटस खुद का डिक्लेयर करेंगे कि येस नाउ वी फील वी फॉल अंडर दिस कैटेगरी, एंड देन देयर विल बी अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कि क्या ये स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्या ये स्टेटस ठीक है या नहीं है. फर्स्ट दिस विलेजेस हैव टू डिक्लेयर फॉर देमसेल्व्स दैट येस वी आर ODF प्लस मॉडल, वी फॉल इन दैट कैटेगरी. ठीक है, सो इसका आंसर हो गया सी, अचीविंग ODF स्टेटस, सबसे पहले वो, एंड देन हैविंग अरेंजमेंट फॉर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑब्जर्विंग विजुअल क्लेनलीनेस, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट द फर्म इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन अनियन प्राइजेस observed during FY 24-25 were mainly attributed to what? तो कभी भी किसी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी के प्राइसेस कब इंक्रीज होते हैं? जब सप्लाई कम एंड डिमांड ज़्यादा होती है. ठीक है, हमने देखा ही होगा कि मान लीजिए ड्यूरिंग नवरात्रि सीजन फेस्टिवल, ठीक है ना, तब उस टाइम फ्रूट्स की डिमांड अचानक से इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और उसके प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं. सो जब डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होता है, ठीक है, तब इन्फ्लेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड वहीं की वहीं या ज़्यादा है और सप्लाई पीछे से हो नहीं पा रही है, सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटी. तो रिसेंटली अनियन प्राइजेस में क्यों इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखा गया? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? कि सडन सर्ज इन द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन अनियंस, reduced production in preceding rabi season, excessive buffer stock by the government leading to market shortages and a shift in consumer preference away from onions. अगर ये होता तो फिर inflationary pressure होता ही नहीं. चलो एटलीस्ट एक तो एलिमिनेट हुआ. So this news was covered many a times कि इस बार हमारा अनियन इज अ राबी क्रॉप, तो इस बार अनियन का प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, जिसकी वजह से लॉट ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड वाज सीन इन द प्राइजेस ऑफ अनियंस. सो रिड्यूस प्रोडक्शन इज द राइट आंसर रादर देन कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया. गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर कर भी लेती है टू मेंटेन द बेसिकली प्राइजेस, वो रिलीज कर देती है अपने बफर स्टॉक को. सो द राइट आंसर इज रिड्यूस प्रोडक्शन. इस बार प्रोडक्शन ही अप्रोप्रिएट नहीं हुआ था अनियंस का. सो बी एज द राइट आंसर. Now, which of the following represents supply side measures undertaken by the government to control food inflation? एक होते हैं डिमांड साइड मेजर्स, एक होते हैं सप्लाई साइड मेजर्स. तो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई साइड से गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है. पीरियोडिक रिलीज ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम बफर स्टॉक, ऑब्वियसली क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज ही क्यों होते हैं, क्योंकि सप्लाई इज नॉट एबल टू मैच द डिमांड. तो गवर्नमेंट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए पीछे क्या करती है, अपने बफर स्टॉक में से जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है उसको रिलीज कर देती है स्टॉक को, सो दैट सप्लाई फिर से इंक्रीज हो जाए एंड प्राइजेस वापस नॉर्मल बैक टू ट्रैक आ जाए. इम्पोजिशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक लिमिट्स ऑन ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स. जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उनके ऊपर एक स्टॉक लिमिट लगा देनी कि इससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो होल्ड कर रहे हैं, मार्केट में ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू सी कि हम कैसे सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं. तो अगर हम स्टॉक लिमिट लगा देंगे कि इससे ज़्यादा आप नहीं मेंटेन कर सकते, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सप्लाई साइड मेजर्स. इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स, सो दिस इज द डिमांड साइड मेजर. भाई अगर हम एग्रीकल्चरल लोन्स महंगे कर देंगे तो कंजम्पशन कैपेसिटी कम होगी, तो इट डज नॉट फॉल अंडर द सप्लाई साइड मेजर. आंसर सही है, लेकिन नॉट फ्रॉम द सप्लाई साइड एंगल. ईजिंग इम्पोर्ट नॉर्म्स थ्रू रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी, की ठीक है अगर बाहर कहीं सस्ता मिल रहा है या जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी होती थी इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट अनियंस फ्रॉम अब्रॉड, उसको ईज आउट कर दो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सो दैट हम सप्लाई को बैलेंस आउट कर सके डिमांड से. सो मेकिंग फर्स्ट 2 and 4 एज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ और फाइनेंशियलाइजेशन. ये टर्म बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में बनी हुई थी क्योंकि आई थिंक हमारे गवर्नर ने ये टर्म प्रमोट किया था कि ही इज़ काइंड ऑफ वेरी एप्रीहेंसिव कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. नाउ व्हाट इज़ फाइनेंशियलाइजेशन? वेयर पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द फिजिकल एसेट्स एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग टूवर्ड्स दी फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे बॉन्ड्स हो गए, जैसे इक्विटी मार्केट्स हो गई, जैसे फ्यूचर्स हो गया. ठीक है, अब उससे इशू क्या निकल के आता है? उससे इशू ये निकल के आता है
कि जो स्किल्ड लेबर होती है, ठीक है ना, उसके लिए कंपटीशन एंड सो बेसिकली competing for skilled labor and favoring high collaterals, lower productivity projects like construction. So workers would not want to work in the lower productivity projects, ठीक है. So that is the problem with it. ऐसा नहीं है कि उससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है या प्राइस डिस्कवरी इम्प्रूव हो जाता है, ऐसा नहीं है. सबसे पहले तो फाइनेंशियलाइजेशन वर्ड पता होना चाहिए, मूविंग अवे फ्रॉम द फिजिकल ट्रेडिशनल असेट्स एंड इन्वेस्टिंग मोर टूवर्ड्स द फाइनेंशियल असेट्स. फोर्सिंग रेगुलेटर्स टू रिड्यूस कैपिटल बफर्स एंड ओवरसाइट नहीं. चैनलिंग टू मच कैपिटल इनटू हाई प्रोडक्टिविटी इनोवेटिव सेक्टर्स नहीं. लिविंग बी एज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द लेट्स सी the second last question, ठीक है ना. There are 49 questions we in total, so which makes it 25 being discussed in the part 1 and जो हैं बाकी के आज करेंगे. Consider the following aspects of India's external debt position. इस पे हमने शायद part 1 में भी एक question discuss किया था. External debt to GDP ratio is 50% नहीं भाई, it is 19%. Somewhere 18-19% है, I think 19.2%. Share of short-term debt क्या होता है? लेस देन 1 year, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 year. सो शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. इसके बारे में हमने एग्जैक्ट नंबर्स में बात करी थी कि अगर इंडिया के एक्सटर्नल डेट के कॉम्पोजिशन की बात करो तो इट कंप्राइजेज मोर ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट एंड द डेट वॉज प्राइमली डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स. इसके बारे में भी आई थिंक 53% हमारा जो एक्सटर्नल डेट है इज डिनोमिनेटेड इन दी व्हाट वी से इज द US डॉलर. एक्सटर्नल डेट जो हमने बाहर से लिया है, तो हमारे पास कौन सा बचा? ये वाला बचा. क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. रीसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स पॉइंट टूवर्ड्स. तो ग्लोबल ट्रेड को अगर एनालाइज किया जाए तो क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रही है कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रिड्यूसिंग प्रोटेक्शनिज्म, फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग इंक्रीज हो रही है, नॉन टैरिफ बैरियर्स डिक्लाइन हो रहे हैं and relate as compared to traditional tariffs, and decreased concentration of global trade with small economies gaining significant market share from the larger one. ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just that friend shoring जो है, near shoring after the global uncertainties increase हो रही है कि भाई हमारे पास dependency बनी रहे, हमारे supply chain stable बने रहे. So increasing of friend shoring and near shoring is the right answer, which was mentioned in your economic survey. That yes, definitely. अच्छा, आप कहोगे मैम मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी तो स्ट्रेंथन हो रहे हैं एंड रिड्यूस प्रोटेक्शनिज्म. अगर स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता तो ये स्टेटमेंट सही होता. बट रिड्यूस प्रोटेक्शनिज्म, नो, द कंट्रीज आर गेटिंग मोर एंड मोर दिस द प्रोटेक्शनिज्म इज इंक्रीजिंग. व्हाट इज US डूइंग? वो क्या कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि मेरा जो ट्रेड डेफिसिट है, आई वॉन्ट टू रिवर्स दैट सिचुएशन सो दैट, तभी तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए. तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक ठीक है बट नॉट दिस पार्ट ऑफ इट, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. यूजेज ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स या मेजर्स कहाँ कम हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, बल्कि नए नए तरीके के निकल आ रहे हैं. एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड की छोटी इकोनॉमीज बाहर निकली. डेफिनेटली दे आर गेनिंग प्रोमिनेंस, बट अगर हम इसको कंपेयर करें विद द लार्जर इकोनॉमीज, नो, अभी बहुत पीछे है. इंडिया का ही ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा कितना है? हार्डली 2% है. इस पर भी हमने देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, तो छोटी छोटी इकोनॉमी येस दे आर इमर्जिंग, जैसे बांग्लादेश, जैसे वियतनाम हो गया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन कंपेरिजन विद द लार्जर इकोनॉमीज, वी स्टैंड नोवेयर, राइट? सो मेकिंग D also as the wrong statement. तो इसके साथ हम आते हैं towards the end of our session, and we will be definitely meeting more often with the current affairs session. and बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो कोशिश करेंगे उसको भी लाने की. बट अभी माहौल ज़्यादा प्रीलिम्स वाला बना हुआ है, बीच में अभी इंटरव्यू का रिजल्ट भी आना है, तो डेफिनेटली 1-2 दिन हमारे सोचने में डर से वहाँ भी जाते हैं कि कौन बच्चे पास हुए, कौन बच्चे फेल हुए, क्या रिजल्ट रहा, ऑल ऑफ दैट कॉन्ड्रम इन द मार्केट. सो वील ट्राई कि हम करंट अफेयर्स को कवर कर सकें. तो सेशंस ऐसे ही और सेशंस के साथ मिलते रहेंगे. एंड व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन with your friends because it is made for making your life easy only, right? Chaliye, see you soon, and till then keep studying.